सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 5 जो बुक है आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें से हम प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ चुके हैं। हम लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? कोई भी इंसान जब इनकम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी करता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और हमने इसको ब्रॉडली 4 भाग में बांटा था, 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी जहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, लैंड एंड अर्थ, वाटर, ठीक है ना। और फिर है सेकेंडरी एक्टिविटी, जो भी कच्चा माल प्राइमरी एक्टिविटी से आया है, जो भी रॉ मटेरियल, उस मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज कर देंगे, उसमें वैल्यू ऐड कर देंगे और उसको फिनिश्ड गुड में चेंज कर देंगे, वो है सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे शुगर केन, गन्ना उगाया, उससे शुगर और गुड़ निकाल लिया, जैसे शुगर और गुड़ निकाला इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। आपके पास आयरन और आया, कच्चा लोहा, उसको आपने आयरन रॉड में बदल दिया, जहां आयरन रॉड में बदलेंगे इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। आपके पास कॉटन आया और कॉटन से आपने शर्ट बना दिया, इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी। कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चर करना, एक रॉ मटेरियल को एक वैल्यू एडेड मटेरियल में चेंज करना, एक फिनिश गुड में चेंज करना, इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी। मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहां पर पेपर बना रहे हैं। जो पेपर इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट पर, सेलुलोज पर, जहां पर कागज बनता है और जो पेड़ों से मिलता है। यहां हम देख रहे हैं कार बन रही है, ठीक है ना, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं आयरन रॉड्स बन रही हैं, ठीक है ना। तो ये सब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगी, जहां कुछ बनता है, जहां बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है और जहां से कोई फिनिश गुड तैयार होता है, उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो असल में डिपेंड करती है मार्केट पे, वो डिपेंड करती है चीप लेबर पर, वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, वो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल पे, वो डिपेंड करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, वो डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस पे। ये सब चीजें मिलकर के किसी भी एरिया को, किसी भी कंट्री को, किसी भी सिटी को, किसी भी कॉन्टिनेंट को इंडस्ट्रियल हब के रूप में जो है वो डेवलप कर देती हैं। क्या क्या चाहिए ध्यान देना, बेसिक नीड है इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल सबसे पहले, मार्केट, सामान बनाओगे तो बेचोगे भी, चीप लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रॉपर जोग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस। ये सब मिलकर के जो है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है और क्या नहीं है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज एडिड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए रॉ मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास में कच्चा, मतलब आप आम आपने तोड़ा, आम को तोड़ना, आम को उगाना इज अ फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग का एक प्रोटोटाइप है जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वहां आपने आम उगाया, उसको पेटी में पैक किया, पेटी में पैक होकर गया एक जूस फैक्ट्री में, जूस फैक्ट्री में गया और वहां से इस आम के पल्प को निकाल कर इसका जूस बनाया गया। और जूस को जो बनाने की प्रोसेस है, यानी कि क्या कर रहे हो आप, प्रोसेसिंग कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और जूस को बंद करोगे आप, पैकेट में बंद करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। तो जहां जूस तैयार हो रहा है वो सेकेंडरी एक्टिविटी, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पर जूस बनाने की प्रोसेस को वो कंप्लीट कर रहा है। आपने खेत के अंदर जो है वो सरसों उगाई, मस्टर्ड, और मस्टर्ड से जो है ऑयल निकलेगा और ऑयल पैक होगा। जहां ऑयल बनेगा और जहां बॉटल में पैक होगा, जहां उसकी पैकेजिंग होगी, जहां ये पूरा प्रोसेस होगा, वो सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब द एक्टिविटी, अगर हम इसको देखें यहां पर, द एक्टिविटीज एडिड वैल्यू ऑन नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए रॉ मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो कच्चा गेहूं आपके पास पड़ा है, गेहूं पड़ा है, गेहूं से आपने अगर ब्रेड बना ली तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। आपके पास केवल सरसों का जो है वो दाना पड़ा है और आपने उससे जो है सीड से जो है वो तेल निकाल लिया, ऑयल निकाल लिया आपने। आपके पास जो है वो मिल्क है और मिल्क से आपने चीज बना लिया, मिल्क से आपने बटर बना लिया, मिल्क से आपने बटर मिल्क बना लिया, दही बना लिया, उसको पैक करके प्रॉपर भेज दिया। तो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। आपके पास एक मुर्गी है और मुर्गी को जो है आपने, मुर्गी के मांस को आपने पैकेट में बंद करके मार्केट में बेचा, इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी। जो बन रहा है प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। तो दोज एक्टिविटी विच आर द कन्वर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से, फिशिंग से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, माइनिंग से आ रहा है, पेस्टोरलिज्म से आ रहा है, फॉरेस्ट्री से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, प्राइमरी से जो निकल करके आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल, इनटू मोर यूजफुल कमोडिटीज आर कॉल्ड अ सेकेंडरी एक्टिविटीज।
यहां से ना समझो तो यहां से अंडरस्टैंड कर जाओगे। जैसे शुगर केन टू शुगर, आयरन ओर, जो कच्चा लोहा होता है, जो डस्ट होती है उसकी, ऐसे आयरन ओर कहते हैं, उसे स्टील रॉड या आयरन रॉड बन जाए, कॉटन से यान बन जाए, यान से शर्ट बन जाए, सिंपल। तो प्राइमरी प्रोडक्ट को वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, एक फाइनल कमोडिटी में कन्वर्ट कर देना, या किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज कर देना, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, क्या है वो? सेकेंडरी एक्टिविटी है। ओके, अब सेकेंडरी एक्टिविटी में ये 3 काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन। ये तीनों के तीनों जो है सेकेंडरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आते हैं। समझ में आ गई बात? क्या? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये तीनों की तीनों जो सिस्टमैटिक जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसिंग है, उसमें आते हैं मैन्युफैक्चर, प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन। ये तीनों की तीनों सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है, चले भाई, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एक फैक्ट्री खोलने के लिए? आपको क्या चाहिए? सोच के देखो, आपको एक ऐसी फैक्ट्री खोलनी है, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। आपको जो है एक ऐसी एक फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है ना। इस तरह की एक फैक्ट्री आपको ओपन करनी है, इस तरह की आपको एक फैक्ट्री ओपन करनी है। क्या क्या चाहिए आपको? आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। आपको मशीन्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स मशीनरी चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए, कॉम्प्लेक्स मशीनरी चाहिए। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए, एक सिस्टम भी चाहिए। इसमें सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फिटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, ठीक है ना। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑपरेशन करने वाले, एडमिन संभालने वाले, एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी चाहिए, एक प्रॉपर लेवलिंग चाहिए, एक प्रॉपर स्टाफिंग चाहिए। तो स्किल्ड लेबर चाहिए सबसे पहले तो, फिर मशीन्स चाहिए, फिर उनको ऑपरेट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको प्रॉपर स्टाफिंग चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? चाहिए होंगे आपको। ठीक है, तो ये सब जो है ये मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री के जो हैं ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर, अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन एंड मेथड फॉर द प्रोडक्शन, इट इज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, देखें इसको, प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बाय ईच नेटवर्क परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली, मेकिंग द वर्कर स्पेशलाइज इन दैट द स्किल। हर कोई एक जो वर्कर है वो कोई एक काम करता है और वो एक काम सालों से करता है। जैसे कार इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर कार की जो सामने वाली जो शील्ड लगाता है कांच की, ठीक है ना, ग्लास की, है ना, उसको ही वो काम वही करता है। जो टायर लगाता है वो टायर लगाता है, जिसको स्टीयरिंग फिट करना है वो स्टीयरिंग फिट करता है, और ये काम वो सालों से करते हैं, तो इस काम में वो एक्सपर्ट हो जाता है। छोटा सा भी डेंट होता है उनको दिख जाता है डेंट है यहाँ पर, क्योंकि वो इतनी सारी कार्स अपने हाथ से निकालते हैं, उन्हें पता चल जाता है। इसलिए आप देखना कि जैसे मान लो कि अच्छे कैटेगरी के अंडे छाट करके पैक करना है, तो अंडा जो है वो एक अंडा जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम पोल्ट्री फार्म जो खोल रहे हैं वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अंडा आ रहा है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन अंडा जब मार्केट में आएगा प्रॉपर पैक होकर के, आजकल एगोज, इसका योग कितना येलो है, हो गया ना, मार्केटिंग हो गई, आजकल अंडा भी बिक रहा है मार्केट में, ठीक है ना, प्रॉपर पैकेजिंग आती है। ये जो ऑर्गेनिक अंडा है, यहाँ पर जो है फार्म में मुर्गियाँ नहीं पाली जाती है, इस तरह से कहते हैं ना, कहते हैं कि अच्छा क्वालिटी का, इसमें विटामिन है, इसमें प्रोटीन्स हैं, इस तरह से आपको बेचते हैं चीज़ को, वो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग वाला काम है, वो ट्रेजरी एक्टिविटी में। लेकिन मार्केटिंग किसी कर रहे हैं, एक अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको जो हम पैक कर रहे हैं, तो जो अंडों की क्वालिटी निकालते हैं, अच्छे अंडे निकालते हैं, उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि वो काम कई सालों से कर रहे हैं, तो अंडे का साइज, उसका रंग देख के पता कर लेते हैं कि हाँ भैया ये अंडा अच्छा है, और सब करके पैकेट में पैक कर देते हैं। तो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं प्रॉपर किसी भी एक इस कंप्लीट प्रोसेस में, किसी भी एक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, साथ में बात कर ले मशीनाइजेशन, द इंडस्ट्री आर यूज द मशीन्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, द ऑटोमेशन इज द एडवांस स्टेज ऑफ द मशीनाइजेशन वेयर द ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, स्पेशल मशीन, अब तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम देखें तो कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें तो एक आदमी सिर्फ कंप्यूटर रूम में बैठा है और पूरे रोबोट्स ऑपरेट कर रहा है, वो सिर्फ कंप्यूटर से, और फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, पूरा काम ही रोबोटिंग। जैसे मैं एक देख रहा था डिस्कवरी पर, एक वो चिप्स बना रहे थे लेज के, ठीक है ना, एक अमेरिका के अंदर एक जो थी वो फैक्ट्री थी जहाँ लेज के चिप्स बन रहे हैं। तो आलू आए बहुत सारे, तो वहाँ पर एक AI सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, एक लेज़र सिस्टम लगा रखा है,
जिसमें वो सिमिलर साइज के आलू जो हैं उनकी वो छटनी कर लेते हैं, सिमिलर साइज के सब आलू। तो लेजर बीम लगी होती है, वो अपने आप जो है वो चूज कर लेती है आलू कौन कौन से। तो ऐसे एक बहुत बड़ी एक बेल्ट है बनी हुई, ठीक है ना, बेल्ट बनी है। तो जो अच्छे आलू हैं वो ऑटोमेटिक जो जाने हैं चिप्स बनने के लिए वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। जो बुरे आलू हैं जो खराब मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं, उस पैरामीटर के, वो अलग हो जाता है। और ये इस पूरे प्रोसेस में इंसान कहीं हाथ नहीं लगाता, उनका छिलका भी उतर जाता है, लेयर भी उतर जाता है, वो कट भी जाते हैं, वो फिर फ्राई भी हो जाते हैं, वो पैकेट में भी आके पैक हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में शायद 10 से 5 लोग मुश्किल से काम करते हैं। और मतलब कहते हैं ना हजारों टन जो है वो चिप्स पैक होकर के और जहां जाने हैं वहां चले जाता है मार्केट के अंदर बिकने के लिए, मतलब ट्रेजरी एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाता है। तो प्राइमरी आया, आलू आया कहां से, आपका खेत से, फार्म से, और वो मैन्युफैक्चर होकर पैकेट में बंद हो गया, इज ए सेकेंडरी। अब उसको जो बेचेंगे एमबीए मार्केटिंग कंपनीज, वो ट्रेजरी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर इस आलू के अंदर कोई टेस्ट बनाना है, कोई आर&डी करनी है, कोई अलग से कुछ और बनाना है, तो फिर वो क्वाटनरी एक्टिविटीज हो जाएंगी। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, तो स्पेशल स्किल एक्टिविटीज हो गई, मॉडर्न लार्ज स्किल इंडस्ट्री में होना चाहिए। मशीनाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आर&डी, ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई नई चीजें खोजना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर बड़ी कंपनी के पास में एक आर&डी टीम होती है जो हाईटेक जो है वो इनोवेशंस को जो है वो करती है। तो द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द कंस्टेंट इनोवेशंस आर डन थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी कहते हैं इसको। स्ट्रैटेजी फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, लिमिटिंग द वेस्ट एंड इनएफिशिएंट एंड कम्बेटिंग पॉल्यूशन। मतलब वो हमेशा कोशिश करती है कि फायदा, कोई भी कंपनी जो है फायदा ज़्यादा चाहेगी, उसके लिए वो आर&डी बैठाएगी कि कम से कम जो है वो वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो, इनएफिशिएंसी कहीं ना हो। लोगों की प्रोडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी अगर बहुत अच्छी है, मान लो कंपनीज में लोग 8 घंटे आते हैं, पूरा उनका एक वर्क स्केल 8 घंटे का है, लेकिन वो काम सिर्फ 3 घंटे करते हैं, 5 घंटे वेस्ट कर रहे हैं वो, तो फिर प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन ऐसा सिस्टम बना लो, ऐसी मशीन बना लो कि 8 घंटे अगर काम चल रहा है तो 100% जो है वो प्रोडक्टिविटी बाहर निकल के आए, और पॉल्यूशन भी कम हो, क्वालिटी बहुत शानदार हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा कंपनियां आर&डी करती रहती हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्त्रीकरण। जैसे कि अपन बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर सीनियर मैनेजर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स होते हैं, फिर जनरल मैनेजर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, समझ रहे हो बात को। डायरेक्टर्स के बाद में जो हैं वो वीपीज होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बाद में असिस्टेंट एमडी होते हैं, एमडी होते हैं, और फिर सीईओ होता है। ऐसी जो होता है वो फिटर्स होते हैं, जो जूनियर इंजीनियर की डिग्री नहीं होती उनके पास में, आईटीआई की डिग्री होती है, टेक्निकल फिटर्स होते हैं, फिर सीनियर फिटर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना। तो फिर आर&डी वाले होते हैं, हाई क्लास इंजीनियर्स। तो ऐसे इस तरह का जो स्टाफिंग की जाती है। द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक बाय द कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, वास्ट कैपिटल, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ द लेबर। लेबर मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको, डिवीजन ऑफ द लेबर एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बताया ना मैंने आपको, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है ना, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर्स। तो इसके अंदर क्या चाहिए, वास्ट कैपिटल लगा होता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसमें कि कौन क्या काम करेगा। ऐसे नहीं है कि आज भैया तुम हमारा ये काम कर लेना, ऐसे नहीं होगा। जो जिस काम की रखा गया जो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट वही काम करेगा। इससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसमें क्वालिटी जो है वो निकल करके सामने आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, uneven geographic distribution. The manufacturing industries are concentrated in the region rich in the minerals and other resources. Modern manufacturing industries cover less than 10% of the world land area, and these nations have become the center of the economic and the political powers. भाई इंडस्ट्री कहाँ होगी, जहाँ रॉ मटेरियल होगा। इंडस्ट्रीज कहाँ होंगी, जहाँ पावर सप्लाई होगी, जहाँ वाटर होगा, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहाँ मार्केट होगा, जहां लेबर होगी, वहीं तो होगी इंडस्ट्री। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में केवल 10% एरिया में ही मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ओपन हुई हैं। और ये जो जहां मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हुई हैं, ये दुनिया के अंदर इकोनॉमिक के भी हब है और पॉलिटिकल पावर के भी हब है। भाई पैसा जहां होगा वहां पॉलिटिक्स होगी, देश भी वहीं से चलेगा, ठीक है। तो अनइवन ज्योग्राफी, तो कुल मिलाकर के 5 पैरामीटर्स हो गए। ये 5 पैरामीटर्स कौन से, अगर अपन बातचीत करें तो फर्स्ट स्किल्ड लेबर,
सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मशीनाइजेशन, पक्की बात है। थर्ड की बात करें तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी। थर्ड की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी, स्टाफिंग, और तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, ठीक है ना। और पांचवी की बात करें अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 परफेक्ट पैरामीटर्स हो गए। फिर देख लो स्किल्ड लेबर, याद कर लो, फिर मशीनाइजेशन, ठीक है ना, फिर टेक्नोलॉजी, फिर फोर्थ स्टाफिंग करना, और फिफ्थ के अंदर क्या है, अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चले भाई, अब हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगर हम बातचीत करनी है हमें, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहां पे कि कौन कौन से जो हैं वो यहां पर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री को जो है वो इंपैक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि लोकेशन फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री, लेबर होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ठीक है ना। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लैंड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, कैपिटल मतलब पैसा होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। ये सब होंगे तब जाकर के एक इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है ना। ये सब होंगे तब जाकर के एक इंडस्ट्री जो है वो तैयार होगी। यस एंड नो? ठीक है, ओके। तो ये सब होंगे तब एक इंडस्ट्री बनेगी। तो यहां पे हम देखते हैं कि लेबर है, पावर है, लैंड है, रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। चलें भाई, अब एक एक के बारे में बात कर ले। तो ये सब के सब जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करेंगे किसी भी एरिया में इंडस्ट्री को लगने के लिए, ठीक है ना। कौन कौन सी, लेबर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। सिंपल मैनर में चीजों को समझ लो, ठीक है। द ईच इंडस्ट्री ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए खुल रही है, ठीक है ना। प्रॉफिट बाय द रिड्यूसिंग द कोस्ट, थस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी एट अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन आर फॉलोज, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर फॉलोज। तो यहां देख लेते हैं, तो ईच फैक्टर कौन से, ये सब फैक्टर है, ठीक है ना। और ये सब फैक्टर होंगे तो कॉस्ट कम आएगी। अगर इस फैक्टर सब प्रॉपर है, स्ट्रीमलाइन है, तो कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चले भाई, तो याद देखते हैं कि एक्सेस टू द मार्केट, एक्सेस टू द रॉ मटेरियल, एक्सेस टू द लेबर सप्लाई, एक्सेस टू द रिसोर्सेज। कौन कौन सा है, एक्सेस टू द मार्केट। भाई अपन जो सामान बना रहे हैं उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो उस सामान का क्या अचार डालोगे। भाई जो आपने इंडस्ट्री में सामान बनाया, आपने मान लो कि एक इलाके में एक फैक्ट्री लगाई, आपका सबसे पहले होगा कि जो मटेरियल मैं बना रहा हूं उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। और जब मार्केट में उसकी डिमांड है तो नजदीक में मेरे मार्केट कौन कौन सा है। या अगर मार्केट मान लो कि दिल्ली में फैक्ट्री लगी हुई है और मार्केट उसका अमेरिका में, तो क्या दिल्ली से अमेरिका के बीच में अगर वो सामान मुझे भेजना है तो क्या वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्या एयर ट्रांसपोर्ट है, और वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी, और इस कॉस्ट के बाद में भी क्या मैं प्रॉफिट में रहूंगा, इस तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरह की डिमांड है, किस कंट्री या किस रीजन या किस टाउन या किस सिटी में उसकी डिमांड है, देखना पड़ेगा। तो मार्केट, वो फैक्ट्री मार्केट तक पहुंच सके इसकी एक्सेस होनी चाहिए। एक्सेस टू द रॉ मटेरियल, मैं जो सामान बना रहा हूं उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, क्या उस रॉ मटेरियल की सप्लाई लगातार बनी रहेगी, और जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कहां से हो रही है, और उसमें मेरा कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। एक्सेस टू द लेबर सप्लाई, लेबर चाहिए होगी आपको, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर चाहिए होगी आपको, चीप लेबर चाहिए होगी, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ सके। साथ में आपको एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए, आपको फैक्ट्री चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी। हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या फिर विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या फिर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या फिर थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। थर्मल मतलब कोयले से एनर्जी मिलेगी, या कोई नियर अबाउट एटॉमिक पावर स्टेशन है वहाँ से मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन, जो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जो फिनिश्ड गुड है जो मार्केट में जाएगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मशीनरी जो आएगी उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसा है, 3G 5G 2G नेटवर्क है कि नहीं, टेलीफोन काम करते कि नहीं करते, मोबाइल काम करते कि नहीं करते, इंटरनेट कनेक्शन काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है वो क्या मैं ट्रेन से कनेक्ट कर सकता हूँ, वाटर ट्रांसपोर्ट नज़दीक है कि नहीं है, ये सब आपको काउंट कर, हाईवेज हैं कि नहीं है, ठीक है। एक्सेस टू द एग्लोमरेशन इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन द इंडस्ट्रीज,
बिटवीन द इंडस्ट्री। एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज के आसपास बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो लग जाती हैं, तो वो छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज को हेल्प करना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना, वेंडर्स कहलाते हैं छोटी इंडस्ट्रीज वाले। तो इस तरह का जब कोई एक ग्रुप बन जाता है उसे एग्लोमरेशन इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है ना, ओके, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आसपास होती है और एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करती हैं, उसे एग्लोमरेशन करते हैं। तो ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक्सेस टू द मार्केट, या सीधा याद करो, मार्केट, रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक एग्लोमरेशन, ठीक है। चलें भाई, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम बात करेंगे एक्सेस टू द मार्केट, ठीक है, क्या है? द मार्केट is a place where the people who have the demand or goods and the ability to purchase and purchasing power buy from the sellers who sell their goods at the place, ठीक है ना। मार्केट क्या है? जहां कुछ लोग सामान खरीदेंगे और जहां कुछ लोग सामान बेचेंगे, सिंपल है। द नियरनेस टू द मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चर गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अगर मार्केट नियर है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन की जो उस पर खर्चा आ रहा है वो बच जाएगा, पहली बात। दूसरी, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जब भी मार्केट में डिमांड होगी और अगर मार्केट नियर है तो वो कभी भी सप्लाई कर सकता है वहां पर, ठीक है ना, ओके। तो लोकेशन ऑफ मार्केट जो है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मार्केट कैन बी लार्ज और स्मॉल। मार्केट भाई किसी टाउन का हो सकता है, किसी कस्बे का छोटा मार्केट भी हो सकता है, लार्ज मार्केट भी हो सकता है, बड़े बड़े शहरों, टेक्नोपोलिस के मार्केट हो सकते हैं, बड़े मेगा सिटीज के मार्केट हो सकता है, किसी देश का मार्केट हो सकता है। रिमोट एरिया हैविंग अ फ्यू पीपल हैव अ स्मॉलर मार्केट। लार्ज ग्लोबल मार्केट आर फाउंड इन अ डेवलप्ड रीजन ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहे हैं कि सिमिलर मार्केट जो है वो छोटे रिमोट एरियाज मतलब गांव, रिमोट मतलब दूर दराज में होता है ना गांव, तो रिमोट एरिया क्यों बोलते हैं यार, वो बहुत रिमोट एरिया है, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है ना, बहुत दूर पड़ता है, इज द रिमोट एरिया इन सिंपल रूरल एरिया, ठीक है ना, जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। लार्ज ग्लोबल मार्केट का मतलब क्या हो गया? यूरोप, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो लार्ज मार्केट्स हैं, ठीक है ना, वेयर द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। तो इन मार्केट्स के अंदर जो है, जो ग्लोबल मार्केट्स है, वहां परचेजिंग पावर बहुत हाई। परचेजिंग पावर मतलब सामान को खरीदने की क्षमता। भाई कोई भी मार्केट कब ग्रो करेगा? जब लोग सामान खरीदेंगे, जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और लोगों की परचेजिंग पावर कब बढ़ेगी? जब पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। और लोगों की पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी? जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ये जरूरी है कि लोगों के पास पैसे हों, तभी तो जाके मार्केट में डिमांड करेंगे चीज की। डिमांड करेंगे तो उस चीज को बनाना भी पड़ेगा। भाई जैसे कि कोरोना काल के अंदर हम देखते हैं कि पीपीई किट जो आती थी, ठीक है ना, मास्क, मतलब हैंड सैनिटाइजर, इन सब की डिमांड बढ़ी तो इंडस्ट्री भी पैदा हुई। इंडस्ट्री पैदा हुई तो फिर लोगों को रोजगार भी मिले, एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और डिमांड के साथ में जो है वो मास्क वगैरह और हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह बहुत सारे ब्रांड मार्केट्स में आ गए। आए कि नहीं आए? क्योंकि डिमांड की ना आपने, तो खर्चा किया उसके ऊपर। तो परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की क्षमता, आप कितना खरीद सकते हो। कोई भी आदमी गरीब या अमीर तब होता है जब उसकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है। मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मेरे पास 50 करोड़ रुपए अकाउंट में, लेकिन मैं 5 रुपए का समोसा नहीं खरीदता हूं अपने लिए, तो मैं गरीबी माना जाऊंगा, ठीक है ना। परचेजिंग पावर कितनी आई है, ठीक है ना, उससे आदमी अमीर या गरीब होता है, ठीक है ना, माना जाता है मतलब। फिर बात, लार्ज मार्केट आर आल्सो फाउंड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। भाई यूरोप, अमेरिका, यहाँ तो जापान में तो जो है वो ग्लोबल मार्केट है ही, लेकिन लार्ज मार्केट जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, साउथ एशिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है ना, ये भी इसी में आता है, ठीक है ना। एक्सेस टू द रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल चीप होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। भाई रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनेगा। तो इंडस्ट्री विच आर यूज अ चीप एंड बल्की वेट लूजिंग मटेरियल, ओर्स मतलब कच्चा माल, आर लोकेटेड क्लोज टू, कच्चा माल मतलब जो वेट लूजिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो अगर 5-10 दिन अपने पास रखा रह गया तो वो अपनी क्वालिटी उसकी थोड़ी कम हो जाती है, उसे वेट लूजिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे हम बात कर ले शुगर केन की, हमेशा शुगर केन के खेत जो होते हैं वो मतलब शुगर केन के जो फार्म्स के नज़दीक ही जो है शुगर मिल होती है जहाँ पर शुगर बनाई जाती है। क्योंकि अगर गन्ना आपके पास पड़ा रह गया 5-10 दिन तो उसके अंदर जो रस होता है वो कम हो जाएगा, तो शुगर का प्रोडक्शन जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं वेट लूजिंग। आयरन ओर का भी यही है। आयरन ओर के अंदर स्टील फैक्ट्रीज वही लगती है जहाँ आयरन ओर की माइनिंग एरिया नज़दीक होता है,
ठीक है ना, उसे वेट लूजिंग कहते हैं कि उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। आर लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। द क्लोजनेस ऑफ द इंडस्ट्री टू द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेसिबिलिटी। ठीक है ना, प्रोसेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका रॉ मटेरियल कितना भंगूर है, खराब हो कितने कितने टाइम में खराब हो रहा है। तो अगर बहुत जल्दी खराब होने वाला होगा तो हमेशा जो ऐसा रॉ मटेरियल जो बहुत जल्दी खराब होगा उसके पास इंडस्ट्री उसी के पास लगाई जाएगी, जिससे कि उस रॉ मटेरियल का फटाफट इस्तेमाल किया जा सके और अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सके। ठीक है, चले भाई। फॉर एग्जाम्पल एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, आपको पता है दूध जहाँ निकलता है उसी के आसपास जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज होती है, क्योंकि दूध से दही बनाना है, दूध से बटर मिल्क बनाना है, दूध से चीज़ बनाना है, दूध से बटर बनाना है। तो अगर दूध मान लो कि 1000 किलोमीटर से आ रहा है, 20 दिन बाद दूध पहुंचेगा तो दूध खराब हो जाएगा। ठीक है ना, और वो जो प्रोडक्ट है उनकी भी लाइफ साइकिल बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो डेयरी जो है वो हमेशा डेयरी प्रोडक्ट जो है उनकी फैक्ट्री उनके आसपास ही होती है। ठीक है, अब एक्सेस टू द लेबर सप्लाई, इट इज एन द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन। भाई काम कौन करेगा, तो सस्ती लेबर चाहिए। द although the increasing mechanization, automation, flexibility of industry process have the reduced the dependency of the industry upon the labor, but still some manufacturing process require the skilled labor. ठीक है ना, अब तो बहुत सारा ऑटोमेशन आ गया, बहुत सारे रोबोट्स आ गए, मशीनाइजेशन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज में जो है स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है अभी भी। ठीक है, तो लेबर्स होनी चाहिए, स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। अब मान लो किसी सामान को उठा के ट्रक में रखना है, इसके लिए स्किल चाहिए क्या? उस सामान को बनाने के लिए स्किल चाहिए, लेकिन उसको ट्रक में चढ़ाने के लिए स्किल नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें फिर लेबर लगेगी आपकी। रिसोर्स टू एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, है ना। द हैवी इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री नीड ए मोर पावर ऑफ फंक्शन। तो मोर पावर टू द फंक्शन मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है आयरन और इंडस्ट्री को। ठीक है ना, और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को, तो इनके पास जो है पावर का सोर्स होना चाहिए। Thus, these industries are located close to source of the energy supply of the powerhouse. Presently, hydroelectricity and petroleum are the main source of the energy for the industry, which have replaced the traditional of a coal energy. ठीक है, मतलब कोल एनर्जी से जो है रिप्लेस हो गए हैं, और जो ट्रेडिशनल जो अभी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो बड़े बड़े आपके जो बांध होते हैं, ठीक है ना, बांध का मतलब आपके जो डैम्स होते हैं वहाँ पर पानी से बनाई जाती है। पानी मतलब समझ गए ना, वाटर जो है आर्मेचर पे गिरता है, आर्मेचर घूमता है, प्रोसेस वही बिजली बनने का। बस उस प्रोसेस में कहीं वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कोल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं विंड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं सोलर एनर्जी डिफरेंट थिंग, है ना। तो ये जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। आर्मेचर घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया पैदा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है ना। अब एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कुल मिलाकर के एनर्जी रिसोर्सेज नज़दीक होना चाहिए जिससे कि बिजली मिलती रहे। ठीक है, ओके। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर आगे हम बात करें तो एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, द रैपिड एंड द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड फिनिश्ड गुड टू द मार्केट। बट ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। जब आपको चाहिए, अगर हम बात करें, जब आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल आ जाए, और जब रॉ मटेरियल बन जाए तो उसको मार्केट में बेचना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रेलवे नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है ना, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एयर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी तो अभी इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बहुत सारे ड्राई पोर्ट्स बन रहे हैं। ड्राई पोर्ट मतलब जहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे जाते हैं, है ना। एक तो पोर्ट होता है समुद्र में और एक ड्राई पोर्ट्स भी होता है। ठीक है ना, बहुत सारे रेल नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जिससे कि हम इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट कर सकें, और ये बहुत ही बेसिक नीड है। अगर आपके देश में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं हो, अब कुछ लोग जो महान लोग हैं इस देश के अंदर, जो जर्मनी में बैठते हैं, ठीक है ना, और भी वो कहते हैं कि क्या करोगे 8 लेन हाईवे बना करके। अरे मूर्ख आदमी, 8 लेन हाईवे बना करके हम हमारी इंडस्ट्रीज़ को इन्हेंस करेंगे, और जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास में 2 पैसे आएंगे, 2 पैसे आएंगे तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, प्रॉस्पेरियस होंगे लोग। अभी मेरे को इंडस्ट्री खोलनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए? लेबर चाहिए चीप, टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो एमएसएमई में गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रही है आपको। ठीक है ना, लेबर आपको मिल ही जाएगी। ठीक है ना, ऐसी जगह आपकी फैक्ट्री खुलवाने की कोशिश करेंगे। वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्चा माल आएगा और तैयार माल मार्केट में जाएगा, है ना। ये सब एक्टिविटी आपस में एक दूसरे के क्लोज है। द कोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट द लोकेशन ऑन द इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न अमेरिका हैव ऑलवेज रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस एरिया। अच्छा ट्रांसपोर्ट होने की वजह से वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न अमेरिका में जो है वो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है।
As a modern industry depends heavily on the transportation system, thus this improvement lead the integrated economic development and regional specialization, manufacturing in the same way. Communication is also important in the growth and development of the industry as it help exchange and the manage information of the ideas. ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना. चले भाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट कैसे है कि अगर गवर्नमेंट बिजनेसमैन को वन विंडो सॉल्यूशन देगी, वन विंडो सॉल्यूशन मतलब सभी काम एक जगह, ऐसे नहीं चक्कर कटा रहे बेचारा, वो लैंड सस्ते में दे देगी, ठीक है ना, लोन सस्ते में दे देगी, मशीनरी पर भी लोन दे देगी, सब्सिडाइज कर देगी उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट चाहेगी, अगर वो मोटिवेट करेगी बिजनेसमैन को, तो लोग फैक्ट्रीज लगाएंगे. द गवर्नमेंट अडॉप्टेड रीजनल पॉलिसीज टू बी promoted the balanced economic development and hence set up the industries in the particular areas. अब access to the agglomeration economic link between the industry. Agglomeration मतलब एक समूह जहाँ पर बड़ी और छोटी इंडस्ट्री से agglomeration economic कहता है. The many industries benefit for the nearness to the leader industry and other industries. These benefits are trimmed the agglomeration economic. Saving are they derived from the linkage which they exist between the different industries. अब जैसे मारुति उद्योग है, टाटा है. अब टाटा जो कार बना रहा है, मारुति जो कार बना रहा है, उसमें सभी कंपोनेंट जो है वो टाटा या मारुति नहीं बनाती, वो अपने वेंडर्स, मतलब छोटी इंडस्ट्री, कांच किसी से बनवा लिया, टायर किसी से ले लिया, ठीक है ना, की किसी से बनवा ली, ठीक है ना, स्टीयरिंग किसी से बनवा लिया. इस तरीके से जो है इंजन किसी और का है, ठीक है ना, इस तरीके से वो जो है वेंडर्स को जो है काम देती है. ठीक है, तो छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री जिस एक एरिया में होते हैं और उनके बीच में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चलती है, उसे एग्लोमरेशन इकोनॉमिक कहता है. चले भाई, ठीक है, हाँ, ओके. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अब इस इंडस्ट्री में एक फुटलूज इंडस्ट्री भी है, ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बाद एक फुटलूज इंडस्ट्री है. फुटलूज इंडस्ट्री जो होती है वो इन बेसिक फैक्टर्स को जो है वो एक तरीके से अपन माने तो नहीं मानती है. भाई लेबर चीप होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए. फुटलूज इंडस्ट्रीज वो होती है जो कहीं पर भी लग सकती हैं, उन्हें फुटलूज इंडस्ट्रीज कहते हैं. डायमंड कटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वॉच बनाने वाली कंपनी, कहीं पर भी लगा लो, ठीक है ना, हर जगह मार्केट है, ठीक है ना. तो ऐसी इंडस्ट्रीज को फुटलूज इंडस्ट्रीज कहते हैं जो कहीं पर भी लगाई जा सकती है, ठीक है. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना. अब बात करें तो बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन इनपुट्स रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट्स एंड बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है ना. और एक होती है फुटलूज इंडस्ट्री जिसके बारे में अपन और बात कर लेंगे अभी, ठीक है ना. अब बेस्ड ऑन साइज का मतलब क्या है, कितना पैसा लगा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन साइज है. और फिर लेबर किस तरीके की है, ठीक है ना. ये दो पैरामीटर्स जो हैं ये इंडस्ट्री का साइज जो है वो डिसाइड करते हैं. और इस पे आपकी कोर्स में 3 तरह की इंडस्ट्रीज हैं. कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्री, आर्टिफैक्ट इंडस्ट्री कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना. बेस्ड ऑन इनपुट्स है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कैसा है, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल है कि यहाँ खेतों से आ रहा है, ठीक है ना, या फिर केमिकल बेस्ड है, ठीक है, या फिर माइनिंग बेस्ड, आयरन ओर, बॉक्साइट, टंगस्टन, ठीक है ना, चांदी, सोना, ओके, सिल्वर एंड ये सब मिनरल्स हैं, ठीक है ना, पेट्रोलियम. फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. बात कर लें कि फॉरेस्ट से वुड्स हैं, ठीक है ना, ऑयल्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, मतलब जो पेड़ों से निकलती है, ठीक है ना, ये सब फॉरेस्ट से आ रहा है, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल से मीट मिल रहा है, लेदर मिल रहा है, वूल मिल रहा है, ठीक है ना. तो इनपुट मतलब किस तरह का रॉ मटेरियल से क्या बन रहा है, इसको ये इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल इंडस्ट्री या इनपुट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, भाई रॉ मटेरियल की क्या कैटेगरी है, एग्रो बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है, माइनिंग बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है. बेस्ड ऑन आउटपुट, जो रॉ मटेरियल तो आया और ये क्या बन करके निकला, है ना, यहां से ये आया, ओके, इनपुट तो ये है, आउटपुट ये है, ठीक है ना. इनपुट तो ये है, भाई मान लो कि मस्टर्ड आया, मस्टर्ड खेत से आया, रॉ मटेरियल मस्टर्ड तो एग्रो बेस्ड हो गया और उससे तेल बन के निकल गया, आउटपुट तो कंज्यूमर गुड बन गया. तो जो बेस्ड ऑन आउटपुट है उसमें बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं आयरन ओर इंडस्ट्री को. देखो आयरन ओर इंडस्ट्री जो है वो साइज में भी आती है, लार्ज साइज इंडस्ट्री है. रॉ मटेरियल में वो माइनिंग इंडस्ट्री में आती है और आउटपुट क्या बना के दे रही तो बेसिक इंडस्ट्री में आती है आयरन ओर इंडस्ट्री, लेकिन बेसिक इंडस्ट्री में आती है. क्यों आती है बताओ. आपका घर जो है वो सीमेंट से, ईंट से बना है, लेकिन आरसीसी तो लोहे की है, तो लोहा आपके घर में भी लगा हुआ है. पहली बात, आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स को क्रॉस करते हो,
किसके बने हुए हैं? लोहे के बने हुए हैं, ठीक है ना, लोहा लगा हुआ है उनमें भी, ठीक। कंक्रीट की रोडों के अंदर भी लोहे की ही जो है वो आरसीसी लगी हुई है। साथ में जो ट्रेन है, रेल है, रेलवेज हैं, वो भी लोहे की है, ठीक है ना। अगर मान लो कि मुझे किसी फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक बनाना है, लेकिन वो फैक्ट्री तो लोहे की बनी हुई है, आरसीसी में लोहा लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं कि जो हर एक इंडस्ट्री के लिए मटेरियल देती है उसे बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। तो रॉ जो आयरन इंडस्ट्री है उसे बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री क्या है? बिस्किट्स, कॉस्मेटिक्स, ठीक है ना, शर्ट, ठीक है ना, परफ्यूम्स, नेल पेंट, मैगी, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको आप सीधा कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो आउटपुट इंडस्ट्री दो तरह की है, बेस्ड ऑन साइज तीन तरह की, और बात कर लें बेस्ड ऑन इनपुट्स रॉ मटेरियल तो एग्रो बेस्ड, केमिकल बेस्ड, माइनिंग बेस्ड, एनिमल बेस्ड और आपके जो फॉरेस्ट बेस्ड, पांच तरह की। आउटपुट बेस्ड दो तरह की, और बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब मालिक कौन है? गवर्नमेंट मालिक है, आप मालिक हो मतलब इंडिविजुअल्स मालिक हैं, या गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों मालिक हैं। तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल की कंपनी होती है उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं, अडानी एंड अंबानी, ठीक है ना। और जो कंपनी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के चलाते हैं उसे जॉइंट सेक्टर कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इंडस्ट्री। इसके अलावा एक होती है फुटलूज इंडस्ट्री, डायमंड कटिंग कहीं भी कर सकते हो, वॉच कहीं भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहीं भी कर सकते हो, कंप्यूटर कहीं बना सकते हो। कंप्यूटर मतलब कहीं बनाने का मतलब आपकी जो असेंबलिंग पार्ट्स है वो चाइना वाइना वहां से आ गए और आपने असेंबल कर दिया, ये इंडस्ट्री फुटलूज इंडस्ट्री होती है। ये इंडस्ट्री उन पैरामीटर्स को नहीं मानती है जो पैरामीटर्स इंडस्ट्रीज को कहीं पर भी स्टैब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर चाहिए? इन सिंपल वे, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए? ये पैरामीटर्स चाहिए हर इंडस्ट्री को लगाने के लिए। लेकिन फुटलूज इंडस्ट्रीज में जो है ये पैरामीटर, सब पैरामीटर्स जो है वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। आपके कैपिटल पैसा होना चाहिए बस, ठीक है ना। और आप फुटलूज इंडस्ट्री कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री जो कहीं पर भी लगाई जा सकती है, लाइक डायमंड कटिंग, वॉच बनाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली, ठीक है ना, कहीं पर भी लग सकती है, ठीक है। तो उन्हें फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? फुटलूज इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फुटलूज इंडस्ट्री बता देता हूँ कि फुटलूज इंडस्ट्री जो है वो क्या है और किस तरीके की है। तो फुटलूज इंडस्ट्री, द फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड एट द वाइड वेराइटी ऑफ द प्लेसेस। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कंपोनेंट पार्ट्स विच आर कैन बी ओबीडिएंट एनीवेयर। कहीं पर भी आप असेंबल कर सकते हो। They produce a small quantity and also employ a small labor force. These are the generally non-polluting industries. Non-polluting तो assemble कर रहे तो कुछ बना तो रही नहीं हो, तो धुआं तो निकलने वाला नहीं है, पॉल्यूशन तो होगा नहीं। आपने सब पार्ट्स कहीं से मंगवा लिए और एक जगह ला करके असेंबल कर दिया, ठीक है। This is important factor in their location accessibility by the road network. Important factor in their location. बस नेटवर्क होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए जिससे सामान पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो इसे फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। डायमंड कटिंग है, वॉच है, बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो कॉटेज और हाउस होल्ड या आर्टिफैक्ट इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब इनमें सिंपली आर्टिफैक्ट्स मतलब आप जो है वो दरी बना रहे हो, या आपने कोई हाथी बना दिया लकड़ी का, या मिट्टी का हाथी बना दिया, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स, इनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कैपिटल बहुत कम लगी होती है, पहला बात। दूसरा, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, मैं यही याद करवा दूंगा, उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेंगे फिर तो सबसे पहले क्या है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में? सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत कम है। 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्मॉल है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रोडक्शन भी स्मॉल है। दूसरा इसमें, तीसरा जो इसमें जो लेबर लगी हुई है वो या तो घर वाले लोग ही लगे हुए हैं, हाउस होल्ड, इसलिए हाउस होल्ड कह रहे हैं, घर वाले लोग लगे हुए हैं, या फिर पार्ट टाइम लेबर इन्वॉल्व है, ठीक है ना, पार्ट टाइम लेबर इन्वॉल्व है। दूसरा, अब जो प्रोडक्ट बना है वो कौन कंज्यूम कर रहा है? या तो ये लोग खुद कंज्यूम करते हैं, और जो कुछ बच जाता है उसको मार्केट में, लोकल मार्केट में बेच के आ जाता है। दूसरा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल आ रहा है वो लोकल मार्केट से रॉ मटेरियल ले रहा है। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो कैपिटल बहुत कम लग रहा है, सबसे पहला पॉइंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, पैसा बहुत कम लग रहा है। दूसरी बात, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तीसरी बात, जो लोग काम कर रहे हो या घर के परिवार के लोग, या फिर कुछ लोग पार्ट टाइम है। चौथी बात, ये प्रोडक्ट जो है कंज्यूम या तो खुद कर लेते हैं, और जो बचा होता है वो मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट जो होता है लोकल मार्केट होता है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आसपास के इलाकों से इकट्ठा करके ले आता है, इसलिए इसे हाउस होल्ड कहते हैं,
ठीक है ना, इसलिए इसे हाउस होल्ड कहते हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहां मैंने हाथ से एक दरी बनाई, एक चटाई बनाई, एक मैट बनाई, लेकिन उसी चटाई या मैट को अगर मैं मशीन से बनाऊंगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी, है ना। शर्ट, एक तो दरी या साड़ी आपने हाथ से बनाई और एक हल्की सी मशीन, बहुत ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजी नहीं, हल्की सी मशीन, सिलाई मशीन जैसे, स्मॉल स्केल हो गई। इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, इसके अंदर थोड़ी लेबर ज़्यादा लगी हुई है। स्मॉल स्केल के अंदर हल्की सी जो है पावर ड्रिवन है, हल्की सी मशीन्स का यूज़ है इसके अंदर, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। 30-35-40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करवा रही है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करवा रही है। इसलिए हमने एमएसएमई डिपार्टमेंट अलग से बना दिया। स्टार्टअप एमएसएमई डिपार्टमेंट्स जो हम लगातार जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो खुद की फैक्ट्री लगाएं, खुद का काम करें, वो स्मॉल स्केल में चल रहा है। लोन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, इनोवेशंस दे रहे हैं, ठीक है ना, ओरिएंटेशन दे रहे हैं नए बिजनेसमैन को, नए एंटरप्रेन्योर्स को। लार्ज स्केल, बहुत बड़ा कैपिटल, 1500 करोड़ का कैपिटल से भी ज़्यादा, ठीक है ना, वास्ट कैपिटल, ठीक है ना, प्रोडक्शन बहुत सारा, ठीक है ना, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लेबर का रूल भी लगेगा, लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मशीनाइजेशन भी चाहिए, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए। इसमें वो सब रूल अप्लाई होंगे जो अपने पड़े हैं, एक्सेस टू द मार्केट, एक्सेस टू द रॉ मटेरियल, एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एक्सेस टू द पावर, एक्सेस टू द कैपिटल, एक्सेस टू द एग्लोमरेशन इकोनॉमिक, वो सब इसमें आके लग जाएंगे, ठीक है। ओके, अब पढ़ लेते हैं, समझा तो दिया ही मैंने। ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री है बच्चों, ये जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री जो है वो कैसी है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। चले भाई, अब मेरी बात सुनना ध्यान से आप लोग, ठीक है। वन शॉट्स की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर फर्स्ट का, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी, चैप्टर 5 आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, अभी और पढ़ेंगे अपन, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, ठीक है ना, वहां से आप देखो। साथ में CUT.24/7 को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तीसरी बात ये कि हमारा अपना एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इसके नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। CUT.24/7 जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। और चौथी और लास्ट बात अगर मैं करूं आपके सामने, वापस हम पढ़ने पर आएंगे अभी, ठीक है ना। वो जो दिखा रहा था मैं, वो हाईटेक इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे अभी। आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो। क्या कर लो, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि अड्डा 24/7 आपको आपकी सक्सेस में जो है एक, कहते हैं ना, एक मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है ना। और जैसे आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से गूगल, आप अपने एंड्रॉयड के अंदर गूगल प्ले स्टोर, और अगर आपके पास एप्पल है तो ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप गूगल करके क्रोम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, सभी जानते हैं ऐप डाउनलोड करना, तो इस तरह का खुलेगा। ऑल कोर्सेज में जाकर के आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम चूज़ करना है, UG PG एंट्रेंस में आपको CUT UG चूज़ करना है, CUT UG में जाके CUT आर्ट्स चूज़ करना है, और CUT आर्ट्स में जाके समर्थ 2.0 बैच ज्वाइन करना है। समर्थ 2.0 बैच, CUT प्लस बोर्ड की तैयारी। अगर आप 12th का कोर्स खरीदते हैं, महापैक लेते हैं, तो 5 से 6 हज़ार का आपको पड़ता है, एक इकोनॉमिकली भी। मतलब हम लक्ष्मी को भी बचा लें और सरस्वती भी अपने घर ले आएँ, और अंत में जिसका लक्ष्मी और सरस्वती दोनों होती है वो आदमी 100% सक्सेसफुल होता है। आप अडानी अंबानी को देख लो, इनके पास सरस्वती भी है, उसमें लक्ष्मी भी है, और सरस्वती भी आ रही है पढ़ने से और लक्ष्मी भी आप बचा रहे हो। तो अगर आप मान लो कि CUT का कोर्स इंडिपेंडेंट खरीदते हो तो 10 से 11 हज़ार का आता है, 5 से 6 हज़ार का आपका 12th का कोर्स पड़ेगा। और CUT खरीदोगे भाई, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको इंटरेस्ट देना है, DU JNU BHU के लिए तो। और ड्रीम कॉलेज जो है वो आपका 360 डिग्री आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है, और जो अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, आप उठा के देख लो इतिहास, वो फिर बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अलग से 12th का कोर्स तो 5-6 हज़ार का, अलग से CUT का कोर्स 10 से 15 हज़ार, 20-22 हज़ार का खर्चा है। लेकिन अगर आप केवल इसी को लेंगे, ये स्पेशल ऑफर है, तो CUT प्लस बोर्ड दोनों की तैयारी होगी। इसके अंदर GT प्लस लैंग्वेज आपको मिल रही है, ठीक है। इसमें आपको 4 डोमेन मिल रहे हैं आर्ट्स के अंदर। मोइन सर पॉलिटिकल साइंस बनाएंगे, मोइन सर से पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी, फिर मज़ा नहीं है। फिर ये जो जर्नी है आपकी 12th बोर्ड की और CUT की, कंप्लीट नहीं होगी। अनीता मैम से हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी, है ना। अगर इतिहास अनीता मैम के मुंह से नहीं सुना तो कोई मज़ा नहीं है। फिर प्रिंस सर से अगर इकोनॉमी नहीं पढ़ी और डिमांड एंड सप्लाई को नहीं समझा
गिनी कोफिशिएंट को नहीं समझा, लॉरेंज वक्र को नहीं समझा, ठीक है ना, तो फिर क्या समझा, ठीक है ना। और फिर मैं आपका अपना यशवर्धन, जब टीम अच्छी है तो फिर मैं भी ठीक ही हूँगा और ज्योग्राफी अगर मुझसे नहीं पड़ी तो थोड़ा सा मिस करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बचत भी कर लें, सेविंग भी कर लें और एक इस तरह का कोर्स खरीद लें जिससे हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाए, बोर्ड्स में भी और सीयूटी में भी। तो दोनों को कंबाइंड और साथ में जीटी और इंग्लिश वगैरह सब आपको मिल रही है यहाँ पर, कंप्लीट पैकेज है। तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आकर के, ठीक है ना। और यहाँ पर आकर के जो है आप यहाँ पर आकर के वाई सर G20, यहां पर कोड क्या लगाएंगे, वाई सर G20, ये मेरा कोड है वाई सर G20, यशवर्धन मेरा नाम है। तो वाई सर G20 अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है निकलेगा, ठीक है ना, ये निकलेगा वाई सर G20, ये मेरा कोड है। इससे आपको लगभग 2100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 2000 से ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा आपको। अब सर इस कोड को लगाने का क्या फायदा, इस कोड को लगाने का फायदा ये है कि मेरी जो आईडी है वो ये है YASH, मेरी आईडी जो है वो लिख लो आप, ठीक है। मेरी आईडी जो है ये मेरी ईमेल आईडी है YASH यश WARDHAN yashvardhan.SINGH yashvardhan.singh@adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोर्स के बारे में जानना है। तो अब इसकी वैलिडिटी 12 मंथ की है, मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम भी हो गए और आपके जो है सीयूटी के एग्जाम भी हम आपको फुल एंड फाइनल कराएंगे। क्या कुछ मिलने वाला है तो ध्यान से सुनना। पहली बात तो मेरी मेंटरशिप मिलने वाली है और कभी भी रात को उठा करके आप मुझे जगा सकते हो, सर ये समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे को अपनी इस जर्नी के अंदर बहुत सारी हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसके मदर फादर का सपोर्ट, उसके दोस्तों का सपोर्ट, उसके टीचर का उसको मॉरल सपोर्ट, उसकी गाइडेंस, ये आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड, जब आप लाइव देखेंगे तो लाइव मिल ही रही है आपको, लेकिन नहीं देख पाए किस दिन छुट्टी उट्टी की वजह से आप लोग, मतलब आप कहीं शादी वादी में चले गए तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड देख लो। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, एक तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। दूसरा आपको नोट्स डेली मिलेंगे इसके अंदर, साथ में डीपीपीज मिल जाएंगी, ठीक है ना, ओके, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। साथ में आपको सैंपल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस बहुत कराएंगे, सैंपल पेपर कराएंगे, डेली पढ़ा रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्ड में, प्लस आपको नोट्स डेली मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से बढ़िया तैयार किए हुए नोट्स आपको मिल रहे हैं बोर्ड प्लस सीयूटी के अकॉर्डिंग। साथ में डाउट सेशन हम आपके अलग से लेंगे, ईमेल आईडी होगी, ठीक है ना, फिर हम हमारा नंबर भी दे देंगे आपको, देन हम आपस में बात भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउट, ठीक है ना, डाउट सेशन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, डीपीपी, सैंपल पेपर, डाउट क्लास हो जाएगी। आपकी रिवीजन की जिम्मेदारी भी हमारी, इसके भी अलग से नोट्स देंगे, रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, साथ में बुक्स आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाएंगे, रिवीजन आपको हम कराएंगे, ठीक है ना। इतने सारे के बाद तो फिर तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा कोड है वाई सर जी। फायदा ये होगा इस कोड लगाने का कि मेरी मेंटरशिप जो है आपको हमेशा आपके साथ रहेगी, बोर्ड्स में भी और सीयूटी में भी। और सीयूटी में आपको जीटी प्लस इंग्लिश तो मिल ही रहा है, जीटी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, ये वो कंप्लीट पैकेज है आपका, जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश और हिंदी, और साथ में आपके 4 डोमेन्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। मोइन सर प्लस अनीता मैम प्लस प्रिंस सर प्लस यशवर्धन सर, फुल कॉम्बो, ठीक है। तो वाई सर G20 कोड लगा करके, और ये मेरी ईमेल आईडी है, आप ईमेल कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। चलें, कोई भी बात पूछनी हो, कोर्स रिलेटेड या कुछ भी जानना हो, ठीक है, और केवल सिर्फ कम से कम 11,000 रुपया बचा रहे हैं यहाँ पर सीयूटी प्लस बोर्ड दोनों लेकर के, तो समर्थ 2.0, ठीक है ना, वाई सर G20, और गारंटी ये मेरा ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, सर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, तो वाई सर G20 याद रखो। अब हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री की। किसकी बात करें? कॉटेज इंडस्ट्री। देख रहे हो घर के अंदर जो है वो दरिया बन रही है, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, मटके, पोइट्री बन रही है, ये सब जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री को देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बता चुका हूँ, बहुत छोटा छोटा उत्पादन करता है ना। द सिंपल टूल्स एंड लोकल रॉ मटेरियल आर यूज्ड बाय द आर्टिसियंस। आर्टिसियंस मतलब जो कारीगर हैं, सिंपल टूल यूज करते हैं, मशीनरी नहीं होती ज़्यादा भारी भरकम। रॉ मटेरियल भी जो है लोकल मार्केट से मिल जाता है।
प्रोडक्ट आर मेड एट द होम विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेंबर और द पार्ट टाइम लेबर, ठीक है ना, घर के लोग बनाते हैं और पार्ट टाइम लेबर अगर जरूरत है तो ले लेते हैं। इधर कंज्यूम द फिनिश्ड गुड हिमसेल्फ और सेल देम इन द लोकल मार्केट विलेज, या तो खुद कंज्यूम करते हैं और जो बच जाता है या ज़्यादा बन गया तो उसको जो है वो विलेज मार्केट, जो लोकल मार्केट जो है उसके अंदर सेल कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट डू नॉट इफेक्ट दिस इंडस्ट्री, क्योंकि लोकल मार्केट में सामान बेचना है तो कैपिटल और लोकल लेवल पे ही रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो कैपिटल का बहुत बड़े पैसा का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है इतना, और ट्रांसपोर्टेशन भी इनको इतना हैवी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, अच्छा हाई लेवल का ट्रांसपोर्टेशन, लोकल बाइक पर या लोकल अपने सर पे सामान ले जाकर के बेच के आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल फूड स्टफ, फैब्रिक, मैट्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, हैंडमेड शूज, मोजड़ियाँ, जूतियाँ वगैरह। फिगरेंस मतलब आपके जो भगवानों की जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है ना वो, ठीक है ना। पोइट्री, ठीक है ना। ब्रिक्स, फिगरेंस के अंदर कोई भी मूर्ति ले सकते हो आप भगवानों के अलावा भी। ब्रिक्स, ईंटें, लेदर गुड्स मतलब लेदर के जो सामान होते हैं वो, ठीक है ना। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, छोटे स्तर पर गोल्ड एंड सिल्वर 2 ग्राम 3 ग्राम की ज्वेलरी, ठीक है ना, उसमें भी ये जो लोग हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। बैम्बू एंड वुड क्राफ्ट्स, ठीक है ना, लकड़ी के घोड़े, हाथी बना दिए, टेबल कुर्सी बना दी छोटे लेवल पर, ठीक है ना। बैम्बू से झाड़ू वगैरह बना ली, ठीक है ना, ये सब ब्रूम्स वगैरह बना ली, ये सब इनका जो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये इसके जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। तो फूड स्टफ है, फैब्रिक, फूड स्टफ मतलब पापड़ वगैरह, अचार वगैरह, ठीक है ना, ओके। तो ये सब इसके जो है वो है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। हाथ से बनाते कपड़ा तो हाउस होल्ड हो जाती, लेकिन अब सेमी मशीनरी, हल्की मशीनरी पे शिफ्ट हो गए तो स्मॉल स्केल हो गई। तो लगभग अगर इस पूरे कमरे को देखें अपन तो लगभग इसमें 15 लाख का खर्चा कर रखा है इसने, और ये तनख्वाह पर काम कर रहे हैं सब लोग, ठीक है ना, ओके। साइज 15 से 20 से 25 30 40 लाख तक का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। This type of the manufacturing use the local raw material, simple power driven machines and the semi skilled labor, ठीक है ना। It's provide employment and increase the local purchasing power, है ना। सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स चाहिए, और पूरे देश और दुनिया में अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें स्मॉल स्केल का ही सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, सबसे बड़ा पार्ट स्मॉल स्केल का ही है। और लोकल परचेजिंग पावर, क्योंकि लोकल लेवल पर ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों के पास, लोग इनकम करेंगे तो खर्चा भी करेंगे, तो परचेजिंग पावर को बढ़ाती है, खरीदने की क्षमता को बढ़ाती है और एम्प्लॉयमेंट देती है। द इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा हैव ए डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो डेवलप्ड है इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है डेवलप हुई यहाँ पे बहुत ही हैवीली लेवल पर, डेंस लेवल पे जो है इंटेंसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई है। कहाँ का? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील के अंदर, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करवा रही है इंडस्ट्री, बता दिया मैंने। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कहना ही क्या, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, देखने में आ रही है आपको, खूब सारा पैसा लगा हुआ है, खूब मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, R&D, ये सब। तो वास्ट कैपिटल, पैसा भी चाहिए बहुत सारा। दे इन्वॉल्व द मास प्रोडक्शन, आगे ना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मल्टीपल रॉ मटेरियल्स, ह्यूज एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर, एडवांस टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल। सिंपल, दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप इन द लास्ट 200 ईयर्स इन द UK एंड USA, ठीक है ना। UK एंड USA के अंदर ये इंडस्ट्री जो है ये डेवलप हुई, एंड यूरोप। नाउ इट डिफ्यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। पहले तो यहाँ डेवलप हुई, अब अगर हम बात कर ले तो लगभग पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री है, एंड है ना, UK, US एंड यूरोप, अब लगभग पूरी दुनिया में फैल गई ये इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में बी ग्रुप्ड अंडर द 2 ब्रॉड वे। 2 भागों में ये इंडस्ट्रीज बटी हुई हैं। कौन कौन सी भागों में बटी हुई अगर बात कर लें तो द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन एंड द हाईली टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन। 2 पार्ट में जो है ये डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना, साथ में रिफाइनरी इंडस्ट्री, ये लार्ज जो पहले से चली आ रही इंडस्ट्रीज है, इन्हें ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। हाई टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो कार इंडस्ट्री हो गई आपके, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई आपके, ठीक है ना। इस तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या कहलाएंगी? हाईली टेक्नोलॉजिकल, IT डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर मेकिंग वगैरह की कंपनियां, ठीक है।
तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल विच आर द थिकली क्लस्टर्ड इन द फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, ये इंडस्ट्रीज जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, ठीक है ना। साथ में ही द हाई टेक्निकल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विच हैव द डिफ्यूज टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, हाईली टेक कंपनियां जो हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में फैली हुई। अब सवाल उठता है लेस डेवलप्ड कंट्री में क्यों? क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्री में लेबर सस्ती पड़ती है, इंजीनियर सस्ते मिल जाते हैं, जमीन सस्ती पड़ती है, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर बनाना है आपको तो गुड़गांव में बैठ के बन जाएगा। एक अमेरिकन कंपनी गुड़गांव में काम कर रही है, क्योंकि अमेरिका में अगर वो सॉफ्टवेयर बनाएगी उसको महंगा पड़ेगा, लेकिन वही सॉफ्टवेयर गुड़गांव में सस्ते इंजीनियर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे। तो इसलिए हाईटेक इंडस्ट्रीज जो हैं वो कम डेवलप कंट्रीज में लगते हैं, क्योंकि वहां पर सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ जाता है। अब इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द इनपुट्स ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। भाई रॉ मटेरियल किसके थ्रू आ रहा है? ये रॉ मटेरियल आ कहां से रहा है? खेतों से आ रहा है, खानों से आ रहा है, माइनिंग से आ रहा है, केमिकल से आ रहा है, जंगल से आ रहा है, जानवरों से आ रहा है। उसके बेस पे इंडस्ट्री जो है वो 5 टाइप की है। उसके बेस पे इंडस्ट्री कितनी तरह की है? ये 5 तरह की है, ठीक है ना। तो बात करें एग्रो बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है। भाई ऑयल, मस्टर्ड, सूर्यमुखी, सनफ्लावर ऑयल, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? खेतों में उग रहे हैं और फिर उनके जो है दाने से बनाया जा रहा है। शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन खेतों में लग रहा है, उससे शुगर बन रही है। डेयरी इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है डेयरी इंडस्ट्री, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी काउंट की जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड में काउंट नहीं करना है, इसको एनिमल बेस्ड, ठीक है ना। तो डेयरी इंडस्ट्री को भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हाई उसके जब हम अच्छे से पढ़ते हैं। फूड प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं, भाई गेहूँ, ठीक है ना, चावल जहाँ से आएंगे, अब उसका चावल का जो है पोहा बनने वाला है, गेहूँ से ब्रेड बनने वाली है, आएगी तो खेतों से ही। टेक्सटाइल कॉटन आएगा, जूट आएगा, ठीक है ना, ये भी वहीं से आएगा। ओके, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर लूँ आपके सामने, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज द प्रोक्योर द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड्स एंड द फार्म्स विच आर द प्रोड्यूस इनटू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक ए फ्रूट जूस, ऑयल बेवरेज, शुगर, रबर एंड टेक्सटाइल। सर यहाँ रबर क्यों है? रबर इसलिए कि आजकल रबर के बड़े बड़े जो हैं वो एस्टेट होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पर रबर के पेड़ उगाए जाते हैं और उससे रबर जो है वो लिया जाता है, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है ना। मिनरल्स बेस्ड, हियर द मिनरल्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो मिनरल्स 2 पार्ट में बटे हुए हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है ना, धातु और अधातु के अंदर। और मेटेलिक भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, फ्यूरियस एंड नो फ्यूरियस। मतलब फ्यूरियस क्या? फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस मतलब जहाँ जिसके अंदर लोहा है वो फेरियस, जिसमें लोहा नहीं है नॉन फेरियस। तो आयरन, स्टील, ये भी मेटल है। एंड कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है ना, ज्वेलरी मतलब सिल्वर एंड सोना वगैरह, वो नॉन फेरियस में है। साथ में सीमेंट एंड पोइट्री, चाइना क्ले, बॉल क्ले, फायर क्ले, इससे पोइट्री बनती है। साथ में ही लाइमस्टोन वगैरह से जो है वो सीमेंट बनाई जाती है, तो नॉन मेटेलिक है। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है, मिनरल मतलब जो जमीन से खोद के अपन रॉ मटेरियल निकालते हैं माइनिंग करके, उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। ये 2 पार्ट में बटी हुई है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, फेरियस एंड नॉन फेरियस एंड सीमेंट एंड पोइट्री, ठीक है ना, पोट्री, ठीक है ना। चले भाई, here the use for a raw material the minerals and the ferrous metallic used in the iron and steel industry, the non ferrous metallic minerals for the aluminium, copper and jewelry industry। नॉन मेटेलिक में सोने का इस्तेमाल करेंगे, चांदी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आपके ज्वेलरी इंडस्ट्री में। एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स फॉर द सीमेंट एंड पोइट्री इंडस्ट्री। नॉन मेटेलिक का मतलब हो गया आपके बॉल क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले, इनसे बर्तन बनते हैं, सैनिटरी बनती है, ठीक है। सीमेंट, लाइमस्टोन वगैरह जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है, सिंपल है। अब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है। भाई पेट्रोकेमिकल भी उससे मिलेंगे, पेट्रोलियम जेली और आपका जो है वो ऑयल वगैरह जो है, आपका ग्रीस वगैरह, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। प्लास्टिक, ठीक है ना, प्लास्टिक भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। सिंथेटिक फाइबर, नाइनोल, पॉलीनाइलोल वगैरह भी आपके केमिकल से बनता है। और केमिकल फर्टिलाइजर, पोटाश, फास्फोरस, यूरिया, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, ये सब भी केमिकल से बनता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। आओ
The number of the chemical industry use the natural chemical minerals. Example for this industry are the petrochemicals industry using a mineral oil, petroleum, salt, sulfur, and the potash industry using the natural minerals, synthetic fibers. The plastic industry also use the natural chemicals. Chemicals industry are also based on the raw material obtained from the wood and coal. ठीक है, सिंपल बात कर ली इसकी. अब बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की. तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है. ठीक है ना. क्या बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है ये. लकड़ी या जंगलों से मिलने वाला सामान, लाख जिसकी चूड़ियाँ वगैरह बनती, लाख होता है ना. तारपीन का तेल जो देवदार से निकलता है, वो कई सारे जो है वो मेडिसिनल यूज़ है तारपीन के तेल के. तो वुड से जो है फर्नीचर बनता है, घर बनते हैं, लकड़ी से भी घर बनता है. साथ में एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो एनिमल से मीट मिलता है. ठीक है ना. पोल्ट्री से जो है एग्स मिलते हैं. ठीक है ना. और जो शीप है उससे वूल बनता है. वूल जो मिलता है उससे हम स्वेटर वगैरह और ये सब क्लोथिंग होती है हमारी. समझ में आ गई. हड्डियों से का भी ये लेदर मिलता है. ठीक है ना. तो ये एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है. ठीक है ना. लेदर गुड्स बनाना जो है वो अगर हम बात कर लें वो इज़ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लेकिन ये लेदर गुड्स जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे बन रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जूते बन रहे हैं. तो फिर वही जो है मशीन का यूज़ हो रहा है, तो वही लार्ज स्केल में चेंज हो जाएंगे. लेकिन लेदर कहाँ से आ रहा है, वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री से आ रहा है. ठीक है ना. तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, लेदर बेस्ड इंडस्ट्री, ये एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है. और एनिमल बेस्ड में मीट और वूल, ऊन जो आता है ना, स्वेटर वगैरह बनता है, वो ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखती है. तो बात करें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की. फॉरेस्ट प्रोवाइडेड टिम्बर फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्री, वुड, बैम्बू एंड ग्रास फॉर द पेपर इंडस्ट्री, एंड लाख फॉर द लाख इंडस्ट्री. ठीक है ना. तो जो आपकी वुड आ रही है उससे फर्नीचर बन रहा है, घर बन रहे हैं. बैम्बू से भी आपकी दीवार वगैरह बनाते हैं. ग्रास जो होती है, ठीक है ना, उसकी सेलुलोज से हम पेपर इंडस्ट्री में काम आता है. लाख जो होती है उससे हम बहुत सारी जो है वो चूड़ियाँ वगैरह और ये सब पहनने के जो है ये चीज़ें बनाते हैं. लाख के हाथी वाथी घोड़े वगैरह भी बनता है. ठीक है. एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो इंडस्ट्री दैट डिपेंड ऑन द एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूड लेदर, वुलन, टेक्सटाइल एंड आइवरी. ठीक है ना. द मेड फ्रॉम द टस्क एलिफेंट इंडस्ट्री. आइवरी मतलब दांतों से जो बनाए जाते हैं. साथ में वुलन इंडस्ट्री भी इस पर डिपेंड करती है, लेदर इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है, मीट इंडस्ट्री भी आप इंक्लूड कर सकते हो. मीट इंडस्ट्री है ना, मीट इंडस्ट्री वो भी इस पर डिपेंड करती है. ठीक है. चले भाई. ओके. चले भाई. अब इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, तो अगर इंडस्ट्री के आउटपुट पे, अगर रॉ मटेरियल पे अगर हम देखें, ठीक है ना, इनपुट पे अगर हम देखें तो इनपुट पे कौन कौन सी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, साथ में एनिमल बेस्ड, और आपके जो है कौन कौन सी होगी, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड. ठीक है ना. और एक क्या बची, फॉरेस्ट बेस्ड. तो 5 तरह की इंडस्ट्री होगी इनपुट पे. अब बन के क्या निकल रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है. ठीक है ना. अब लोहा आया निकल करके माइनिंग से. ठीक है ना. लेकिन लोहे से लोहे की शीट बना दी, आयरन रोड बना दी. ठीक है ना. तो उसे कहेंगे बेसिक इंडस्ट्री. आयरन और स्टील. आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है, वो बेसिक इंडस्ट्री है. आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है, बेसिक इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्री जैसा कि मैंने बताया, सड़क में भी लोहे का इस्तेमाल, घर में भी लोहे का इस्तेमाल, फैक्ट्री बनाने में भी लोहे का इस्तेमाल, रेलवेज में भी लोहे का इस्तेमाल. हर बड़ी फैक्ट्री लोहे की बनी होती है, बड़े बड़े कॉलम्स लोहे के डले होते हैं. ठीक है ना. तो सब कुछ लोहे का ही लोहे का है. तो चारों तरफ हम लोहे से घिरे हुए हैं, इसलिए बेसिक प्रोडक्ट है. हर एक इंडस्ट्री को जो है वो बेसिक जो है वो मटेरियल की सप्लाई करता है. ठीक है ना. इसलिए बेसिक इंडस्ट्री में आयरन, स्टील. कंज्यूमर गुड्स एंड नॉन बेसिक इंडस्ट्री की बात करें तो बिस्किट, टेक्सटाइल, कार, स्कूटर, साइकिल्स, जो भी आप चारों तरफ देख रहे हैं, कैमरा, टीवी, ये शर्ट, खाने पीने की चीज़ें, ये सब की सब कंज्यूमर गुड्स में, जिसे कहते हैं नॉन बेसिक इंडस्ट्री. ठीक है. अब बिस्किट मान लो किसी फैक्ट्री बन रहा है, लेकिन फैक्ट्री तो बनी तो लोहे की है ना, मशीनरी बहुत सारी लोहे की होंगी, होती कि नहीं होती. बस इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं कि लगभग हर एक में काम आता है. ये बेसिक इंडस्ट्री है. लोहे की शीट देख लो. अब इन शीट का इस्तेमाल किस किस में होगा, कार, गाड़ियाँ बनाने में भी काम आएगा. ठीक है ना. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के काम आएगा, घरों के अंदर बनाने के काम आएगा, घरों के गेट बनाने के काम आएगा. तो सब में काम आएंगी. ठीक है ना. सब में जो है ये काम आने वाला है. ठीक है. चले भाई. ओके. तो बेसिक इंडस्ट्री क्या है, दिस इंडस्ट्री दैट द प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन द अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इज बेसिक इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील फॉर्म द बेस फॉर द अदर इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री. ठीक है ना. बेसिक इंडस्ट्री. ठीक है. नॉन बेसिक इंडस्ट्री, देयर इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए गुड विच आर द डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सोप, डिटर्जेंट, ब्रेड, बिस्किट, साइकिल, स्कूटर, ये सब कंज्यूमर आइटम्स हैं. ये सब के सब क्या है, कंज्यूमर आइटम्स हैं. ठीक है ना. जैसे कि यहाँ पर
ये देख लो आप, ये सब कंज्यूमर आइटम्स हैं कि नहीं है। बैगी ले लो और कोई जैम ले लो और कोई बर्तन धोने के साबुन ले लो और मुंह धोने का जेल ले लो, ठीक है ना। ये सब के सब कंज्यूमर आइटम। बताओ समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ ही गए होंगे आप, है ना। चलें भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, द पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट। मेरी कंपनी, तेरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक कंपनी। तेरी, मेरी और गवर्नमेंट की कंपनी अगर मिलकर काम कर ले तो ज्वाइंट कंपनी, ठीक है। अब सर दिमाग में सर एग्जांपल क्या है इसके? तो पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर बात करें तो पीएसयूज जितनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी वगैरह, ये जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर अडानी एंड अंबानी एंड टाटा बिरला, ये सब प्राइवेट सेक्टर है। ज्वाइंट सेक्टर कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है ना। कोची रिफाइनरी, जिसके अंदर दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हो, ज्वाइंट सेक्टर है, पब्लिक एंड प्राइवेट, है ना। दीज आर द ओन्ड द मैनेज बाय द गवर्नमेंट्स इंडिया। These industries are called the public sector undertaking PSUs. The mixed economic have the both public and private sector enterprises. Socialist economics have a mostly state-owned industry. तो भारत की तो मिक्स इंडस्ट्री है। 1990 तक की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हुआ करती थी, लेकिन 1990 के 91-92 के अंदर जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, जिसको हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, ठीक है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पर भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज खुली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, जो जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों कंपनी होती है, उसे हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। उसमें कैपिटलिस्ट का भी तत्व होता है, एलिमेंट होता है, और सोशलिस्ट का भी एलिमेंट होता है। और जिस देश में सभी कंपनियां गवर्नमेंट की होती है वो सोशलिस्ट कंट्री कहलाती है। कभी कभी हमारा पहले ऐसा देश ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटल PSUs भी है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है। Private sector industry, these are the owned and the managed by the private organization. In the capitalist economy, industry are the generally owned by the private investors, Adani, Ambani and this all private industry. अमेरिका और यूरोप में तो लगभग सभी जो है प्राइवेट सेक्टर के पास होती हैं, ठीक है। Joint sector, these are the managed by the joint stock companies or the established and the managed by the private and public sectors together. मारुति उद्योग लिमिटेड की अगर हम बात कर लें, साथ में अगर हम बात कर लें, कोची रिफाइनरी की बात कर लें, OIL की बात कर लें, तो जॉइंट सेक्टर कंपनी है, ठीक है। 3 तरह की ओनरशिप पर होती है कंपनियां, प्राइवेट, मेरी तेरी कंपनी, एक कोऑपरेटिव भी होती हैं कंपनियां, लेकिन कोऑपरेटिव आपके कोर्स में नहीं। कोऑपरेटिव मतलब वो कंपनी जो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, उन्हें कोऑपरेटिव कंपनियां कहते हैं। जैसे अमूल जो है दूध वाली, वो कोऑपरेटिव कंपनी है। अब रूर कोल फील्ड की बात कर लेते हैं। 2 स्पेशल आपके फीचर्स दे रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी, आपकी इंडस्ट्रीज कंप्लीट होगी, एक तरह से आपका लेसन पूरा हो गया, लेकिन 2 स्पेशल फीचर देखे। रूर कोल फील्ड जर्मनी, रूर कोल फील्ड का है यूरोप के अंदर, जर्मनी एक देश है, वहाँ पर एक कोल फील्ड है, एक बहुत बड़ा एरिया। जैसे भारत के अंदर छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड के अंदर, और बक्सर प्लेटू या बस्तर प्लेटू की अगर मैं बात कर लूँ, बस्तर प्लेटू या दंडकारण्य प्लेटू जो है वो है आपका छत्तीसगढ़ में। बहुत बड़े कोल फील्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत बड़ा माइनिंग एरिया है। वैसे रूर कोल एरिया भी है, ठीक है ना, कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। तो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया इन जर्मनी, ठीक है ना। The coal, iron, steel are the base of the economy. The demand of the coal declined and so industry is shrinking. The rural region is the production, the 80% of the steel production of Germany. The problem of the industry, waste and pollution. The new industry emerged in this place of the old industry such. The car assembly, new chemical industry and universities. तो पहले रूरल एरिया अगर हम बात करें 1950, 1940, 1930, 1920 और 18 सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर बहुत बड़ा कोल और आयरन ओर का रीजन था, लेकिन धीरे धीरे एरिया श्रिंक होता चला गया, ठीक है ना। बहुत सारा पोल्यूशन भी हुआ और अब यहाँ पर कोल और आयरन ओर के डिपॉजिट बहुत कम बचे हैं। तो अब ये एरिया रीडेवलप कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कार असेंबलिंग की यूनिट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैंपस हैं, टेक्नोपॉलिसीज़ हैं। और रूर जो है एरिया, वो अगर बता दूँ, वो जर्मनी में है ना। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है रूर एरिया आता है, जो कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है जर्मनी का, ठीक है। चले भाई, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। ये हाई टेक्नोलॉजिकल जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, AI का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान दिखता ही नहीं है, पूरा काम ही मशीनरी कर रही है। कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है, हाईली मैकेनाइज्ड होते हैं, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की इंडस्ट्री को जो है हम लोग हाई टेक इंडस्ट्री कहते हैं। एक हद तक पॉल्यूशन फ्री होती हैं, ठीक है ना, एक हद तक जो है ना वो बहुत कम स्तर पे पॉल्यूशन करती हैं, बहुत ग्रीन एनर्जी के साथ मौजूद होती हैं, ठीक है ना। उन्हें हाईटेक इंडस्ट्रीज कहते हैं। समझ रहे हो आ रही बात, ठीक है ना। देखो रॉबर्ट जो है वो पूरी गाड़ी तैयार कर रहे हैं आजकल, तो सब काम रॉबर्ट्स ही करते हैं लगभग, ठीक है ना। असेंबली पे मतलब 80% काम रॉबर्ट ही करते हैं। चलो भाई, तो पढ़ाता हूँ क्या है। द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, द एप्लीकेशन एंड R&D यूनिट,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द प्रोफेशनल वर्कर्स, व्हाइट कॉलर शेयर ए लार्ज ग्रुप व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है ना, टॉप क्लास इंजीनियर्स एंड ऑल, ठीक है ना, वो उसमें होते हैं। हाईली स्किल्ड, इस पे ब्लू कॉलर वर्कर जो फिटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो फोरमैन्स होते हैं, ITI किए हुए लोग, है ना, स्किल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स इसके अंदर लगे होते हैं। रोबोटिक्स आर यूज्ड इज असेंबली लाइन, ठीक है ना, द कंप्यूटर एंड एडिट डिजाइन इज यूज, कंप्यूटर के अंदर डिजाइन डाल दिया, वो मैसेज जाएगा और ऑटोमेटिक जो मशीन है उस कंप्यूटर डिजाइन के अकॉर्डिंग जो डिजाइन कोई भी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी। आपको कार ऐसी चाहिए तो आपने एक स्टील का जो है खोखा रख दिया, एल्यूमिनियम का खोखा रख दिया और उसको वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कार्ड की तरह काटना शुरू कर देगी। आपने बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में देखा होगा कि आपने कुछ घर के लिए कुछ बनवाया है छापने के लिए और वो ऑटोमेटिक ची करके बना देती है। अब तो 3D प्रिंटिंग भी आ गई है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स होते हैं सब सिस्टम के अंदर, ठीक है। नीटली स्पेस्ड लो मॉडर्न डिस्प्लेड ऑफिस प्लांट एंड लैब बिल्डिंग, बहुत ही साफ सुथरी, है ना, और बहुत ही हाईली टेक इंडस्ट्रीज लैब बिल्डिंग्स होती हैं इसके अंदर। दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। प्लांट बिजनेस पार्क और हाईटेक इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिजनेस पार्क होते हैं, सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, साफ सुथरे ग्रीन, ठीक है ना, पेड़ पौधे उगे हुए उनके वहाँ पे ये फैक्ट्रीज होती हैं। द रीजनल concentrated self-sustained highly specialized technopoles, the Silicon Valley in the San Francisco and Silicon Forest near Seattle and Technopolis। तो अगर मैं बता दूं आपको कि अमेरिका जो है उसके अंदर यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पैसिफिक ओशन के पास में जो है सिलिकॉन वैली है, ये आईटी इंडस्ट्री का हब है। आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, IBM की बात कर लें, HP की बात कर लें, SCL की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, जितना भी सिस्टम देख रहे हो आप, सॉफ्टवेयर वगैरह बात कर लें, वो सब यहीं डिज़ाइन होता है, ठीक है ना। ओके, सिलिकॉन वैली कहाँ है? यूएसए में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में कहाँ? वेस्ट कोस्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ओके, और ये सब जो होती है ये टेक्नोपोलिस, ऐसे साफ सुथरी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, कोई धुआं धाह कुछ नहीं, ठीक है ना, और पूरा हाईली स्किल्ड जो है वो काम होता है इसके अंदर, ठीक है ना, टेक्नोपोलिस। तो द हाईटेक इंडस्ट्री विच आर द रीजनली कंसिडर्ड सेल्फ सस्टेन्ड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड द टेक्नोपोलिस। फॉर एग्जांपल द सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सिएटल, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से जो है वो, अगर हम बात करें, ये टेक्नोपोलिस है। ओके, चलो, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ मैंने बता दिया और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताना आपको चैप्टर कैसा लगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मैं, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है ही, वहाँ समझा दूंगा, तो आप मेरा ईमेल आईडी भी ले लें। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है ना, 12th भी चल रही है, साथ में CUT का एग्जाम भी देना ही है आपको भाई। अगर DU JNU BHU चाहिए तो CUT का एग्जाम देना ही है। तो हम ऐसी तैयारी करें जिसमें हमारी CUT की भी तैयारी हो जाए और बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाए। क्यों ना हम एक इस तरह का कोर्स लें, और एक इस तरह के कोर्स के अंदर आपको लग रहा होगा सर फीस कितनी होगी, क्योंकि 12th का जो बोर्ड का आर्ट्स का कोर्स आता है जिसमें हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और वो तो 5-6 हज़ार का कोर्स है, लगभग 5500 के आसपास, ठीक है ना, 6000 के आसपास कोर्स है। और CUT का जो कोर्स आता है वो लगभग 15,000 का आता है, तो ये तो 21,000 का अमाउंट हो गया है, तो बहुत महंगा है हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम लेके आए समर्थ 2.0 जिसमें CUT प्लस बोर्ड दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, और मेरा कोड लगाने के बाद में लगभग वो 9,500 के आसपास का पड़ जाएगा, 9,500-600 के आसपास का। तो लक्ष्मी जी बच भी रहे हैं, सेविंग इज गुड, ऑलवेज गुड, है ना। क्योंकि अगर आप आज सेविंग करोगे तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा था, सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, आने वाली फ्यूचर के लिए पैसा बचा रहेगा। तो यहाँ पर सेविंग भी हो रही है, साथ के अंदर ही हम CUT और बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको CUT की तैयारी कर, मतलब सोचने के बारे में जरूरत नहीं है, क्या वो भी साथ साथ हो रही है। बर्डन होता है ना यार, अभी तो 12th का बोर्ड हुआ है और फिर 2 या 3 महीने मिलता है मुश्किल से, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई में एग्जाम हो जाता है आपका CUT का, तो टेंशन होती है बहुत, मतलब अप्रैल से मई के बीच में। तो उस टेंशन को कम कर लेता है, हम पहले से ही हमारी तैयारी कर लेते हैं। भाई वॉर में वॉर की प्रैक्टिस नहीं की जाती है, वॉर से पहले वॉर की प्रैक्टिस की जाती है शांति काल में, पीस टाइम। इसलिए इंडियन आर्मी देखो प्रैक्टिस करती रहती है चारों तरफ। प्रैक्टिस क्यों? कभी डेजर्ट में प्रैक्टिस करती है, कभी हाईली माउंटेन में प्रैक्टिस करती है। क्यों? क्योंकि वॉर में तैयार रहना है, और वॉर तो कभी भी हो सकती है। इस वजह से हम आपके लिए लेके आए ये कोर्स समर 2.0 जिसमें CUT प्लस बोर्ड दोनों की तैयारी करा रही है रीजनेबल रेट पे, और रेट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएं आप, प्ले स्टोर पे, गूगल में, ठीक है ना, ऐप स्टोर पे जाएं, अपना ऐप डाउनलोड करें। इतने तो आप टेक्नो फ्रेंडली हैं ही। जैसे आप करेंगे इस तरह का बॉक्स खुलेगा, ऐप डाउनलोड करते आपको UG PG एंट्रेंस चूज़ करना है, फिर आपको CUT UG चूज़ करना है, CUT आर्ट्स चूज़ करना है आपको, ठीक है ना, और फिर CUT समट 2025 के लिए चूज़ करना है। बाय नाउ पर जाके क्लिक करना है और आपको लगाना है कोड। आपको क्या लगाना है? कोड लगाना है आपको
कोड लगाना है आपको वाई सर G20, ये कोड आपको अप्लाई करना है। जैसे ये कोड आप अप्लाई करोगे, आप देख रहे हो लगभग आपको 2100 रुपये का, 2000 से ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 9959। और यहाँ पर आपको 12th बोर्ड प्लस CUET दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। GT, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये सब आपको मिल रही है यहाँ पर, क्वांट, GK वगैरह सब। साथ में आपको 4 डोमेन मिल रहा है, ठीक है। 4 डोमेन कौन से? मोइन सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस। समझ में आया, मगज में आया, ठीक है ना। उनसे पॉलिटी नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी, ठीक है ना। 100% टाइल वाले बच्चों की भीड़ है उनके पास में, और CUET अड्डा के पास में भी। अनीता मैम से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंस सर से इकोनॉमिक्स, क्या बात है। और मैं आपका अपना यशवर्धन से ज्योग्राफी। तो 4 डोमेन, GT, इंग्लिश, हिंदी सब मिल गया आपको, मतलब कंप्लीट है। और सर क्या क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है भाई साहब, मस्त रहो आप। अगर कभी लाइव नहीं ले पाए तो रिकॉर्ड ले लो। DPP डेली मिलने वाली है, डेली प्रैक्टिस सैंपल प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, रिवीजन क्लासेस मिलने वाली है, डाउट सेशन हमारे साथ होंगे आपके 1 to 1, ठीक है ना। साथ में रिवीजन क्लासेस अलग से होने वाली हैं। नोट्स तो मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स प्लस बुक्स भी मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। ये तो 100% बोनस है, ठीक है। तो वाई सर जी 20, ये मेरा क्या है? ये मेरा कोड है। इसको लगा के इसका फायदा क्या होगा? मेंटरशिप मिलेगी आपको मेरी, और उसके लिए YASH यश WARDHAN yashwardhan.SINGH@adda247.com पर आप मुझे ईमेल करें और मुझसे कनेक्ट हो जाए मेरी मेंटरशिप के साथ में, है ना। जब आप बहुत परेशान होते हैं ना, मदर फादर हेल्प करते हैं, दोस्त हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि टीचर से बात हो जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बस उसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ईमेल आईडी है मेरी आपको, और कोर्स के बारे में पूछना है, ठीक है ना। और चिंता है आपको अपने भविष्य को लेकर के, तो वो चिंता भी दूर कर लो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो खुश रहें, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। CUET 24/7 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।